सर, अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी अभी कुछ दिन पहले, और उसी को लेकर आज अनिल देशमुख पहुंचे हैं हाई कोर्ट की। जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाए, उसे रद्द किया जाए। क्या इसमें पॉसिबल है? क्या इस पे हाई कोर्ट कोई फैसला देगा उन्हें, या फिर जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये तुम्हारे ही किसी आदमी की तरफ से लगाए हैं, या फिर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं हमें? जो चार्जेस लगाए हैं सीबीआई ने अनिल देशमुख जी के खिलाफ वो बड़े गंभीर हैं। और जो जिस कानूनी प्रोविज़न के तहत ये गए हैं हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए, आज क्वेश्चन की एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की है सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो उस प्रोविज़न में सबसे पहली बात यही है कि जब तक कोई भी मतलब अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं सीबीआई के पास में, तो क्वेश्चन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तो स्टेज है, सिर्फ एफआईआर हुई है, अभी चार्जशीट बनेगी। तो क्वेश्चन के लिए आपको ये केस दिखाना होता है कि एकदम प्राइमा फेसी केस वीक था। तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ सिचुएशन दूसरी है। यहाँ पे सीबीआई ने बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो हैं वो इकट्ठे किए हैं इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान। और साथ साथ में दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि सीबीआई के केसेस में आमतौर पे क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। सर, यहाँ पर अनिल देशमुख की तरफ से एक और बात कही गई है, उन्होंने कहा कि मुझे सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा किस बात के लिए मांगी उन्होंने? मेरे हिसाब से तो कोई इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि, और आप देखेंगे तो कोई ऐसा लीगल प्रोविजन भी नहीं है भैया। उनके सबसे पहले तो कोई अंदेशा है नहीं उनकी जान को खतरा हो। ये प्योरली करप्शन केस है। करप्शन केस के अंदर जान को खतरा होना मेरे मतलब समझ से बाहर है कि किसी तरीके का उनके कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बड़े संगीन हैं, और क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व है तो सेंट्रल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन जो है वो कई अच्छी होती है, मानी जाती है। जो पैरामीटर्स होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के वो स्टेट पुलिस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। सर, एक तरफ मुसीबत तो ये है कि अब वो हाई कोर्ट पहुंच गए, अब हाई कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आएगा वो देखने वाली बात होगी। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि संजय पांडे को, जो उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कहा था कि अब परमवीर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा कि मैं परमवीर सिंह के केस में अब इंक्वायरी नहीं कर सकता। जो डीजी पुलिस महाराष्ट्र हैं संजय पांडे जी, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है इन्वेस्टिगेट करने में परमवीर सिंह के जो ऊपर उनके जो दूसरे कारनामे हैं उसको। उसका साफ दिखाई देता है कि इससे सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि डीजी पुलिस जो होता है वो स्टेट में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल होता है। तो आप जानते हैं कि भाई अगर आज वो कुछ उन्होंने खोदा और कुछ निकला उसमें से, तो वो कल को एक दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगेगा और काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने बाहर आएंगी। तो उस चीज़ को उन्होंने बैलेंस करते हुए क्या एक निर्णय लिया है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। तो इससे अब जो है जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसकी समस्याएं बढ़नी हैं। सर, यहाँ पर एक तरफ संजय पांडे ने अपने हाथों को पीछे ले लिया, उन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि परमवीर सिंह ने सीबीआई को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि संजय पांडे उनके पास आए थे सेटलमेंट करने के लिए, और संजय पांडे की तरफ से कहा गया था कि हम इस सिस्टम से लड़ाई नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते और ना ही तो हम जीत पाएंगे। इसीलिए तुमने जो एलिगेशन लगाए हैं वहाँ के पूर्व गृह मंत्री के ऊपर, वो सारे एलिगेशन आप वापस ले लो। जी, इस बात में जो तथ्य में कोई दम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की चीज़ सबसे पहले पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि आप पिछले 1-1.5 साल में इतनी गतिविधियां आप कर चुके हैं जिससे आप समस्या में अब आप आ गए हैं, तो अब आप और खड्डे के अंदर घुसते जा रहे हैं। तो इस तरीके की मेरे हिसाब से बचकानी बातों का कोई उस पर कमेंट करना कोई मतलब नहीं रखता। और सर, यहाँ पर परमवीर सिंह के खिलाफ जो चीज़ें अभी सरकार की तरफ से की जा रही थी कि उन्हें फंसाया जाए, पर यहाँ पर जो भी चीज़ें उनके खिलाफ की जाती हैं वो हमेशा परमवीर सिंह उसमें से निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो ऐसा कौन से राज हैं परमवीर सिंह के पास जो कोई भी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता उनके पुराने मामलों को लेकर? परमवीर सिंह का करियर आप देखेंगे तो परमवीर सिंह काफ़ी वर्षों से महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं वो। और साथ में उनके ऊपर कई मतलब कई जो बड़े इंपॉर्टेंट एनकाउंटर्स हैं उनमें उनका नाम था। और अपने आप में एक बड़े अफसर हैं वो, कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने समय से आप जब 25-30 साल से एक स्टेट के उसमें आप हैं और अलग अलग सरकारों में आपने काम किया है, तो आपके पास कई ऐसे राज होते हैं जो कि कई बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि एक बहुत बड़ा पिटारा है उनके पास में, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसीज़ को जो चाहिए वो राज है उनके पास, तो वो उन्हें काफ़ी अलग
सूची में खड़ा करता है। सर ये कौन सी बात है, मतलब जैसे कि सीबीआई की तरफ से एक तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद बार बार अनिल देशमुख कोर्टों का रुख करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं। किस बात का डर है उन्हें? एक बार को वो जो जांच हो रही है उसे हो जाने क्यों नहीं देते? अगर वो निष्पक्ष है, उनका कोई गलत काम नहीं किया है, करप्शन नहीं किया है, तो वो खुद ही सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। पर बार बार हाई कोर्ट जाना, बार बार ये कहना कि ये वापस ली जाए, ये जो इंक्वायरी हो रही है ये गलत हो रही है, जांच गलत हो रही है, क्यों इस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ स्पष्ट रूप से। ये असल में जब आप क्वाशिंग में जा रहे होते हैं, आप ट्रायल फेस नहीं करना चाहते हैं, ये दिखाता है कि आप कितने डेस्परेट हैं इस चीज़ से बाहर आने के लिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। जो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, ये अपने आप में जताता है कि ये जानते हैं कि कल को अगर मैटर ट्रायल में पहुँचेगा तो कई विटनेसेस आएंगे, कई नई नई तरीके के एविडेंसेस आएंगे, सीबीआई लेके आएगी, जिससे उन्हें तकलीफ़ हो सकती है। और क्योंकि केस करप्शन का है तो बहुत ही संगीन मामला है, तो उनको डर लगता है कि कल को अगर उन्हें ये बात पता है कि अगर आज क्वाशिंग में वो बाहर नहीं निकले लीगली, तो कल को अगर उन्हें जब ट्रायल फेस करना पड़ेगा चार्जेस फ्रेम होने के बाद में, तो वो उनके लिए एक बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। क्योंकि सारे जो विटनेसेस होंगे, सारे जो एविडेंसेस होंगे, वो उनके खिलाफ होंगे, और जहाँ एविडेंसेस और विटनेसेस उनके खिलाफ होंगे वहाँ पे फिर वो एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल भी बन सकते हैं। सर यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा, इसके अलावा लोगों की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है, लोगों का कहना भी है, लोगों का ये कहना है कि जो चीज़ें अभी अनिल देशमुख की तरफ से की जा रही हैं, बार बार कोर्टों में जाना, उनका ये भी डर है कि कहीं आगे चल के जो उनके और करप्शन है, अभी तो सिर्फ 100 करोड़ का करप्शन सामने आया है, इस सरकार को बने हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और 2019 में ये सरकार बनी थी, तो जितने भी करप्शन है वो बाहर ना आ जाए, इसके लिए पूरी सरकार अब बेचैन है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इस बात में यही है कि बार बार कोर्टों में जा रहे हैं, वो ठीक है, उनका एक न्यायिक अधिकार है, वो ले सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये साफ साफ दिखाता है, उनका डेस्परेशन दिखाता है। उन्हें पता है कि कल को और भी जो कई मामले हैं उनके करप्शन से रिलेटेड, वो सामने आ सकते हैं। तो अभी इस केस को किसी भी तरीके से वो दबा के, किसी तरीके से अपना क्वाशिंग में जो दो तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो क्वाश करवा के, वो यही चाहते हैं कि मैं किसी तरीके से निकल जाऊं, ताकि कल को बाकी जो केस है उसका कोई दुष्प्रभाव उन पर ना पड़ सर अभी सके। कुछ देर पहले आपने कहा था कि सेंट्रल एजेंसियां जब जांच करती हैं तो वो निष्पक्ष होकर जांच करती हैं और उनकी जो जांच होती है उस पर कोई किसी को भी शक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से जांच करती हैं। अब ये जो जांच चल रही है, अनिल देशमुख के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी सरकार के जो और भी मिनिस्टर हैं उनको लेकर काफ़ी बड़े बड़े खुलासे किरीट सोमैया करते रहते हैं, तो उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, समस्याएं बढ़ेंगी उनकी, क्योंकि आप देखेंगे कि इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे करप्शन के इंसिडेंट्स आप देख चुकी हैं, नए नए खुलासे उनके बारे में आते जा रहे हैं, और ये सरकार की आप नींव देखेंगे तो वो पूरी भ्रष्टाचार पे ही बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से, मैं कई बार ये अपने पुराने इंटरव्यूज़ में भी बात दोहरा चुका हूँ कि ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की एक सरकार जब साथ में आती है, सिर्फ उस प्रदेश के, उस राज्य के जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ताकि वो खूब सारा पैसा बना सके। उन्हें भी ये बात पता होती पहले दिन से कि हम लोग सरकार में बहुत ज़्यादा समय तक नहीं होंगे, शायद हमारे पास 2, 2.5, 3 वर्ष का समय है, इससे पहले सरकार टूटे, उससे पहले खींचातानी चालू हो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो वो चाहते हैं जितना वो संसाधनों का दुरुपयोग करके पैसा बना सकें वो बना लें। तो आम आदमी, एक आम भारतीय अब इस बात को समझता है कि महाराष्ट्र में क्या ड्रामा चल रहा है। और सर क्या लगता है आपको कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो चीज़ आपने भी कही कि सिर्फ और सिर्फ करप्शन करने के लिए सरकार बनी थी, जब शुरुआत में परमवीर सिंह की तरफ से एलिगेशन लगाए गए थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर, तो संजय राउत सबसे पहले सामने आए थे और उनका कहना था कि जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो झूठ हैं, अनिल देशमुख काफ़ी अच्छे हैं, और ऐसे ही तरीके की बातें की गई थी सचिन वाजे को लेकर। आजकल वो संजय राउत नहीं दिखाई देते कहीं पर। जी, संजय राउत जी जो उठापटक हुई है राजनीति में इतने समय से, मुझे लगता है थोड़े से वो दबाव में होंगे, थोड़े निराश होंगे कि इस तरीके के डेवलपमेंट हुए। क्योंकि आप अगर याद करें 1.5 वर्ष पहले जब ये सरकार बनी थी, ढुलमुल सरकार बनी थी, तब उस वक्त कई लोग मानते थे कि सरकार के जिन्होंने मेन नींव रखी है वो संजय राउत जी हैं। और अब जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियाँ चल रही है, उसमें तो अब यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और महाराष्ट्र को जो है इस
बेहुदा सरकार से जो है मुक्ति मिलेगी। महाराष्ट्र में एक के बाद एक खुलासे हुए हैं, परमवीर सिंह के द्वारा भी काफी सारे खुलासे हुए हैं सरकार को लेकर के। 100 करोड़ रुपए की उगाही इन मिनिस्टरों के द्वारा की जाती है और सारे के सारे मिनिस्टर अब जो हैं जो बैकग्राउंड पीछे के दरवाजे से अनिल देशमुख को बचाने पर लगे पड़े हैं। पर उनका ये एक सवाल ये भी है मेरा कि सर उन लोगों के, अब महाराष्ट्र की जनता की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस तो कोविड के दिल्ली से भी ज्यादा है, तो सरकार उन सारी चीजों के लिए काम क्यों नहीं कर रही? करप्शन की जो चीजें हैं उन्हीं को छुपाने पे क्यों लगी हुई है? क्योंकि अब वो लाइमलाइट में आ गई हैं, वो चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। अब जिस तरीके से दुर्भावना के तहत राजनीति हुई है इतने समय से, वो उस वजह से क्या है कि कई आप देखेंगे जो मंत्री हैं, नेता हैं जिनकी आपने बात की, वो सब के सब डरे हुए हैं, वो संकट में हैं और वो ये जानते हैं कि अगर ये समय ऐसा है जिसमें कोविड में आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा इस तरफ झुकाव है कि वो कोविड को किस तरीके से मतलब लोगों को बचा के रखे, तो वो जानते हैं कि ये ऐसा समय है जिसमें डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा नहीं है और इसका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं अपने केसेस को बंद करके। तो ये हमारे साथ थे सिद्धार्थ सर, और सिद्धार्थ सर ने बहुत अच्छी बात कही। सर ने कहा कि अब संजय पांडे जिस तरीके से पीछे हो गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी परमवीर सिंह के केस में नहीं करूंगा। यहाँ पर पूरी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ परमवीर सिंह का बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना ये दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। जब सीबीआई की टीम जाँच कर रही है तो क्यों उन्हें रोका जा रहा है? क्यों बार बार ये कहा जाता है कि जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो झूठे हैं, और हर बार जांच को रोकने की कोशिश की जाती है? तो ये हमारे साथ, ये देश की पूरी जनता जानती है कि महाराष्ट्र में सरकार जब से बनी है वो किन सारी चीज़ों को लेकर बनी थी। और भी ज़्यादा अपडेट्स अगर मामले में आएंगी तो हम अपने चैनल पर इसी तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। और भी ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।